Hello friends, good morning. I am Happy Sharma before you and we will start our topic जो हमारा कल बचा हुआ था उस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा जो रिलीफ्स ग्रांट किए जाते हैं। हमने कल रिलीफ्स के बारे में डिस्कस किया। हाँ, कल सेक्शन 17 टू 22 इसमें जो भी रिलीफ्स ग्रांट किए उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। इसके बाद आज हम इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है चैप्टर 4 का सेक्शन 23 टू सेक्शन 29 इसको देखेंगे। इसके अलावा इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आज हम इसको देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे सेक्शन 32 37 चैप्टर 5 जो मिसलेनियस का पार्ट है। उसके बाद हमारा एक पोर्शन बच रहा है सेक्शन 5 टू 11। 4 हमने देख लिया पर फिर से देख लेंगे। चैप्टर नंबर 3। इसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट केस लॉस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं जुडिशरी की। सो लेट्स डिस्कस सेक्शन 23 डीबी एक्ट। डीबी एक्ट चल रहा है हमारा 2005। कुछ चीजें हैं जिनको रोज रोज देख लिया जाए। 43 ऑफ 2005, इससे क्या है ये हमेशा मेमोरी में सेव हो जाती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट असेंट इसको कब मिली? 30 सितंबर 2005। इसके अलावा इन्फोर्स कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006। ये कुछ चीजें हैं जो जनरली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ये डेट पूछी जा सकती है, इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और एक्ट नंबर। कम चांस है इसके और फिर भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और सेक्शन 23 से हम कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 23 किस चीज की बात करता है? सेक्शन 23 बात करता है इंटरिम रिलीफ एक्स पार्टी ऑर्डर। इंटरिम रिलीफ का क्या मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस अगर कोर्ट में स्टार्ट हुई तो जजमेंट आने से पहले और प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद यानी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अगर कोई भी कोर्ट इस दौरान कोई भी रिलीफ ग्रांट करता है तो जनरली उसको बोलता है इंटरिम रिलीफ। यानी इंटरिम मींस ड्यूरिंग द ओके। अब इसकी जो कंडीशन है 23 के अकॉर्डिंग, वो इंटरिम रिलीफ कब पास करेगा? जब कोर्ट डीम्स फिट, जब कोर्ट उसको लगता है कि सफिशिएंट रीजन है इंटरिम रिलीफ पास करने का तो वो इंटरिम रिलीफ पास करता है, इंटरिम रिलीफ ऑर्डर करता है। इसके अलावा उसको जब भी वो सेटिस्फाई होगा, प्राइमा फेसी उसको लगता है इसमें, जब भी वो सेटिस्फाई होता है केस के नेचर को देख के कि इसमें इंटरिम रिलीफ दिया जाना चाहिए तो वो ग्रांट करता है। इसके अलावा सेकंड क्लॉज इसकी बात करता है रिलेटेड टू एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है? सीपीसी में बहुत अच्छे से इसको बताया है ऑर्डर 9 में, लेकिन यहाँ पे जनरल सेंस में हम देखेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जब सीपीसी देखेंगे तब हम पूरा डिस्कस करेंगे एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है। अभी फिलहाल ये देख लेते हैं कि एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब है जैसे एप्लीकांट। वैसे तो मैं फर्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पर थोड़ा सा जनरली बता देता हूँ। एप्लीकांट जो होता है, यहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन है, इसमें एग्रीव्ड पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई, किसी भी रिलीफ को क्लेम किया कोर्ट में, तो इस दौरान जब उसने सेक्शन 13 में अपन ने देखा नोटिस देगा रेस्पोंडेंट को, तो नोटिस मिलने के बावजूद अगर वो यहाँ पे आता हाजिर नहीं होता है कोर्ट में तो उसके जब यानी इसको जनरल सेंस में एक पार्टी जो क्लेम कर रही है कोई भी चीज कोर्ट से
तो जब वो क्लेम करती है और सामने से रेस्पोंडेंट कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस दौरान जो रिलीफ ग्रांट करता है कोर्ट, अगर उसको लगता है तो वो क्या करता है, एक्स पार्टी यानी बिना उसको सुने, जो दूसरी पार्टी है उसको बिना सुने ही कोई अगर जजमेंट या ऑर्डर पास कर देता है, वो होता है एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर सेक्शन 23 के केस में एफिडेविट पे भी पास किया जा सकता है। एग्रीव्ड पर्सन, अब से इसको कोशिश कीजिए, इससे क्या है, सेक्शंस याद होते हैं, ऐसे लगा लीजिए। इसका क्या मतलब है कि एग्रीव्ड पर्सन, एफिडेविट ऑफ 2A, हमको ये भी याद रहेगा कहाँ डिफाइन है एग्रीव्ड पर्सन, बार बार हम इस तरीके से सेक्शंस का यूज करेंगे। तो एफिडेविट ऑफ 2A मतलब एग्रीव्ड पर्सन एफिडेविट देता है। एफिडेविट का क्या मतलब होता है, ये भी सीपीसी में अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन हम इसको जनरली समझ लेते हैं। एफिडेविट का मतलब होता है कोई भी पर्सन अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग या बिलीफ के अकॉर्डिंग जो बात करता है, वो एफिडेविट में वो लिख के देता है कि मुझे ऐसा लगता है या मेरी नॉलेज में सब चीज ऐसा ऐसा है, तो वो एफिडेविट है। हिंदी में जो शपथ पत्र देते हैं ना, उसी चीज की बात है। तो एफिडेविट के अकॉर्डिंग एक्स पार्टी ऑर्डर दिया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट को दिखना चाहिए प्राइमा फेसी, कि जो पर्टिकुलर रिलीफ इसने क्लेम किया है एग्रीव्ड पर्सन ने, वो वाकई में बनता है, या केस ऐसा है कि रेस्पोंडेंट ने यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस किया है, या फिर जो भी रिलीफ उसने क्लेम किया है एग्रीव्ड पर्सन ने, उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर चीजें हैं। तो सर्कमस्टांसेस केस के और सारी कंडीशंस को ध्यान में रख के एक्स पार्टी ऑर्डर ग्रांट किया जा सकता है। ये सेक्शन 23 है। पूरा पोर्शन अब बहुत ही छोटा और इजी चलेगा। जो मेन था वो रिलीफ थे, वो हमने पढ़ लिए। इसके बाद आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 बात करता है कि कॉपीज किस किस को दी जाएंगी, जो भी जजमेंट पास किया है उसकी कॉपीज किसको दी जाएंगी, या रिलीफ जो भी है उसकी कॉपी किसको दी जाएंगी। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था किस किस को कॉपीज दी जाती है, पर यहाँ भी हम जनरली देख लेंगे। पहला जो कॉपीज होती है, सबसे पहले तो बिल्कुल जनरल सेंस में अपनी जो भी पार्टीज हैं दोनों, तो बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी को। सेकंड, जो वहां का पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस है, OIC, कहां, ऑफ पुलिस स्टेशन, OIC ऑफ पुलिस स्टेशन, जहां से वो मैटर कोर्ट के पास आया है, या फिर जो भी पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन रखता है उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे कोर्ट अप्रोच किया गया है, जिस कोर्ट को अप्रोच किया गया है उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में जो पुलिस आता है, पुलिस स्टेशन आता है, उसके ऑफिसर इंचार्ज को, उसके ऑफिसर इंचार्ज को ये कॉपीज दी जाती है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको कॉपीज दी जाती है। सर्विस प्रोवाइडर, ऑफिसर इंचार्ज और बोथ पार्टी, इनको जजमेंट की कॉपीज प्रोवाइड की जाती है। जो भी ऑर्डर यहां पास किया जाएगा उनकी इन लोगों को कॉपीज प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद अपन देखते हैं सेक्शन 25 किस चीज की बात करता है। सेक्शन 25 करता है, सेक्शन 25 बात करता है कि जो पर्टिकुलर ऑर्डर पास किया है, रिलीफ ग्रांट किया है, उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा और वो कब तक वैलिड रहेगा, यानी कब तक वो इन्फोर्स रहेगा। तो उस केस में हम सेक्शन 25 में इसकी कुछ कंडीशंस हैं, दो बातें बताइए इस केस में सेक्शन 25 में। फर्स्ट, अगर एग्रीव्ड पर्सन जिसको ग्रांट किया है रिलीफ, वो खुद कहे कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, या फिर उसको डिस्चार्ज करने के लिए अप्लाई कर दे, तो यानी फर्स्ट कौन अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन लिख देता है इसको, an application of एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन की एप्लीकेशन पे उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन पे जो भी उसको रिलीफ ग्रांट किया है
रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, उसको डिस्चार्ज कर देगा। जैसे अगर कोई प्रोहिबिशन उसको प्रोहिबिट कर रखा है किसी चीज के लिए, रेस्ट्रिक्ट किया है किसी चीज के लिए, तो उस केस में क्या होता है, अप्लाई करता है खुद अग्रीव्ड पर्सन कि अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, जो भी बात है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिस्चार्ज कर दीजिए। तो मजिस्ट्रेट खुद जो भी कोर्ट है वो उसको डिस्चार्ज कर देता है। सेकंड, एक एप्लीकेशन लगाता है अग्रीव्ड, दूसरी बार एप्लीकेशन होती है किसकी, रेस्पोंडेंट की। रेस्पोंडेंट अप्लाई करता है कोर्ट में, जो भी कंसर्न कोर्ट है, कि अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुकी हैं, तो उस अकॉर्डिंग कोर्ट प्रॉपर अगर समझता है इस चीज को, इफ कोर्ट डीम्स फिट एंड प्रॉपर एंड सेटिस्फाइड दैट द circumstances have been changed, according to that it can alter or revoke the order। जो भी अल्टरेशन करनी है वो अल्टर कर सकता है उसके अकॉर्डिंग, और रिवोक कर सकता है उस ऑर्डर को, या उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं उस अकॉर्डिंग सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, वो ये सब ऑर्डर उस अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास कर सकता है। इसके बाद आता है सेक्शन 26 और 28, इसको हम लास्ट में देखेंगे। ये 26 और 28 के साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा ये जो दो सेक्शंस है इसमें कुछ केस लॉज और जुडिशरी के कुछ इंपोर्टेंट जो भी प्रेसिडेंट्स या फिर उनके द्वारा जो भी सेइंग्स हैं वो हम उनको देखते हुए इन दोनों सेक्शंस को पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 बात करता है ज्यूरिसडिक्शन की। ज्यूरिसडिक्शन का हमने देखा था पार्ट ए में, जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया उसमें हम ज्यूरिसडिक्शन को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हल्का फुल्का इसमें भी बता रखा है 2i में। अब 2i को इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये किसी चीज की डेफिनेशन है, किसकी है, मैजिस्ट्रेट की। उसमें भी बताया हुआ है जनरली ज्यूरिसडिक्शन किस बेस पे रहेगा, मैजिस्ट्रेट का। तो इसमें ज्यूरिसडिक्शन की बात बताइए 27 में। ज्यूरिसडिक्शन कैसे होगा, जहाँ पे जो अग्रीव्ड पर्सन है वो रहता है टेम्पोरेरीली या फिर परमानेंटली, इसके अलावा या फिर वो कोई बिजनेस करता है या फिर उसका एम्प्लॉयमेंट है, उसके अलावा जो रेस्पोंडेंट है वो रिजाइड करता है या फिर उसकी कोई बिजनेस है या एम्प्लॉयमेंट है। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन इन द सेंस दोनों दिल्ली में रहते हैं, मुंबई घूमने गए, अब यहाँ पे जाके अगर इसने कुछ दोनों जो रेस्पोंडेंट ने डीबी कमिट किया, तो अकॉर्डिंग टू द, यहाँ मुंबई में अगर कॉज ऑफ एक्शन इन द सेंस कि जहाँ पे वो हुआ है पर्टिकुलर क्राइम, ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये कोर्ट भी यहाँ पे भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। सो ज्यूरिसडिक्शन के 3 पॉइंट थे। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू, या अकॉर्डिंग टू की जगह अपन इसको समझते हैं इस तरीके से, वेयर टू ए रिजाइड्स, और उसका कोई एम्प्लॉयमेंट है वहां पे या फिर कोई बिजनेस है। इसके अलावा इसमें भी 2 पॉइंट हैं, टेम्पररी, और टेम्पररीली अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस पे रह रही है या फिर वो परमानेंटली उस जगह पे निवास करती है। दोनों जगह कोई पर्सन रहने वाला यूपी का है लेकिन वो रेंट पे जयपुर में रह रहा है टेम्पररी पर्पस के लिए, तो जयपुर, और अगर यूपी में है परमानेंट उसका रेजिडेंस यूपी में भी। 3 जगह हमने देख लिया अकॉर्डिंग टू aggrieved person। second, according to the residence of respondent, where 2q resides। इसमें नहीं है टेम्पोररी और परमानेंट, इसके केस में है ऑलरेडी। क्यों, महिला को सुविधा देने के पर्पज से है बस। इसका जो साइंस, ये जो टर्म यूज की है इसमें इतना ही मीन्स है, बस इसको सुविधा, कल को इसको जाना ना पड़े यूपी,
भाई अगर ये जयपुर में रेंट पे रह रही थी तो कल को कोई ये ना कहे कि ये यूपी की रहने वाली है परमानेंटली, तो वहीं जाके केस करेगी तो ही सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है, ये जहाँ रह रही है वहीं ये अपना केस फाइल कर सकती है। और अगर जयपुर में वो हुआ है पर्टिकुलर कोई भी ऑफेंस ऐसा, अब मान लीजिए मुंबई घूम के आए थे, मुंबई में डीवी हुआ, ये वापस आ गए घूम के जयपुर, जहाँ पे वो टेम्पररी पर्पज से टेम्पररीली रेंट पे रहती है महिला। अब अगर उन्होंने मुंबई में केस फाइल किया है अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ एक्शन, तो बार बार दोनों को मुंबई जाना पड़ेगा, वहां कोर्ट में तारीख जो भी होगी उस पर दोनों को जाना पड़ेगा। तो ऐसा माना जाता है कि महिला जब वहां उसको थोड़ी सुविधा नहीं रहेगी, असुविधाजनक हो जाता है, तो इस पर्पज से उसके लिए ये ऑप्शन रखे हैं दो, कि अगर वो अपने परमानेंट प्लेस पे जाती है वापस रहने के लिए यूपी में, तो वहां केस फाइल कर दे, और वापस टेम्परेरीली पर्पज से अगर वो जैसे यहाँ रहती है जयपुर में, तो यहाँ के केस फाइल कर ले। तो इसकी सुविधा के अकॉर्डिंग है, इसको इतनी सुविधा नहीं है रेस्पोंडेंट को, तो ये जहां रिजाइड करता है या इसका प्लेस ऑफ बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा वेयर कॉज ऑफ एक्शन अराइज, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ। इसके बाद देखेंगे सेक्शन 29। सेक्शन 29 बात करता है अपील्स। अपील की जाती है कोर्ट ऑफ सेशन में विद इन 30 डेज। 30 दिन कब से? फ्रॉम, कब से? जब कोई भी कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है पर्टिकुलर, उसको उसकी जो कॉपीज हैं वो किसके पास सर्विस हो गई हो, फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस कह सकते हैं, या फिर उनकी नॉलेज में आ गया है वो पर्टिकुलर कोई भी जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है, रिलीफ पास किया है, तो इसको अपन रखते हैं फ्रॉम डेट जो ऑर्डर है वो सर्व हो गया है किसको, जो पर्टिकुलर ऑर्डर है फर्स्ट एग्रीड पार्टी और सेकेंड टू क्यू रेस्पोंडेंट विच एवर इज लेटर। कल को इसको तो सेम डे जो भी ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने उसको सेम डे दे दिया, किसको, एग्रीड पर्सन को, लेकिन रेस्पोंडेंट को इस चीज का पता ही नहीं था कि उसके अगेंस्ट कौन सा कोई ऑर्डर पास किया है या फिर कोई रिलीफ उसके अगेंस्ट ग्रांट किया गया है, तो वो किस तरीके से उस ऑर्डर को उसका कंप्लायंस करेगा। तो इस वजह से इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। जैसे 30 दिन हो गए हैं, अगर इसका कंप्लायंस नहीं हो रहा तो, और इसको मिला ही नहीं था एक्चुअली, उसका सर्विस ही नहीं हुई थी, उसका क्या ऑर्डर ग्रांट हुआ है, क्या रिलीफ ग्रांट हुआ है, तो टू ए डायरेक्ट उसको अपील कर देगा 30 दिन के अंदर। तो इसलिए ये प्रोविजन रखा गया है कि जिसको भी बाद में ये अपने आप एक दूसरी चीज इनडायरेक्टली हमको बता रहा है कि ये दोनों को सर्विस होना कहीं ना कहीं जरूरी है। ठीक है, तो दोनों को पहले होगा, मतलब दोनों को होना जरूरी है, और उनमें से जिसको बाद में हुआ है तब से अपन 30 डेज काउंट करेंगे, तो उससे क्या है, ये अपील का डिसाइड हो जाएगा। अब जो मेन बात आती है इसमें, डायरेक्ट में नहीं है, वो है कि अपील के अलावा भी इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा और क्या क्या इसमें रेस्पोंडेंट या फिर जो भी अपील कर रहा है, अपील से भी अगर वो उसमें भी जो जजमेंट आ रहा है या उससे भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, तो आगे उसके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो उसके लिए पहले अपन सेक्शन 26 के, 28 के और 29 के, इनके कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद अपन इस चीज को डिसाइड करेंगे। इसके लिए हम इसको एक सेकंड के लिए यहीं छोड़ रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं सेक्शन 30। सेक्शन 30 के बारे में हम देखेंगे। सेक्शन 30 किस चीज की बात करता है? सेक्शन 30 पार्ट है नेक्स्ट अपना चैप्टर 5 का, 30 to 37। ये बहुत इजी चैप्टर है। सेक्शन 30 बात करता है कि कोई भी पर्सन जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर है या मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन हो सकते हैं इसको अपन देखेंगे सेक्शन 10 में।
तो उसके अलावा हम इस अभी देखते हैं कि सेक्शन 30 ये कहता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी और प्रोटेक्शन ऑफिसर है, वो क्या होंगे? पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कहाँ डिफाइन है? आईपीसी सेक्शन 21। तो 30 यही कहता है, सेक्शन 30, कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वो क्या होंगे? पब्लिक सर्वेंट। ये पब्लिक सर्वेंट की बात करता है। इसके बाद सेक्शन 31 आता है। सेक्शन 31 हमारी बात करता है कि जो प्रोटेक्शन ऑर्डर ग्रांट हुआ था, सेक्शन 18, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर ग्रांट हुआ है उसका अगर ब्रीच किया जाता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच किया जाता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर किसके लिए ग्रांट होता है? एग्रीड पर्सन के लिए। ब्रीच कौन करेगा? रेस्पोंडेंट। अगर रेस्पोंडेंट उसको ब्रीच करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर का, तो उस केस में सेक्शन 31 एक पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करता है। पनिशमेंट क्या प्रेस्क्राइब्ड है? 1 ईयर और 20,000 तक का जुर्माना या फिर बोथ। किस केस में? ब्रीच ऑफ, इसका ब्रीच होगा, ये पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है सेक्शन 31। ये क्रिमिनल नेचर का है। क्यों? यहाँ पे पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, तो इसका नेचर क्या है? क्रिमिनल नेचर। इसके बाद आता है सेक्शन 32। सेक्शन 32 किस चीज की बात करता है? कि कॉग्निजेंस की बात करता है सेक्शन 32। कॉग्निजेंस की बात करता है, लेकिन ये सिर्फ सेक्शन 31 से रिलेटेड बात करता है कि 31 में जो ऑफेंस था उसकी बात करता है कि वो क्या होगा? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। यानी जो वायलेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, सेक्शन 18 का वायलेशन होने पे जो 31 में प्रेस्क्राइब है, जो ऑफेंसिव बनाता है उसने इस चीज को, वो क्या है? कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल उसका नेचर है। कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ, कॉग्निजेबल होने की वजह से पुलिस वाला जो है डायरेक्ट उसको अरेस्ट कर सकता है और अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसीड कर सकता है पुलिस ऑफिसर। अरेस्ट विदाउट वारंट, अगर वो कॉग्निजेबल उसका नेचर है तो पुलिस ऑफिसर उस अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगा उसको। अब मे अरेस्ट जरूरी नहीं है करेगा, कर सकता है। उसके अलावा नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल इन द सेंस हम सीआरपीसी में देखते हैं कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं बेलेबल ऑफेंस के 436, नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में 437। तो इस अकॉर्डिंग ये क्लियर करता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर इसकी बेल लेनी है तो कहां जाना पड़ेगा? 437। कितने की बात करते हैं? फिर आता है अपना सेक्शन 33। सेक्शन 33 बात करता है जो पेनल्टी है वो क्या है? कि फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर, सेक्शन 34। अगर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटीज हैं उनको अगर डिस्चार्ज नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट क्या कोई जो भी उसका कोई पेनल्टी है, सेक्शन अब 34 33 पढ़ रहा है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर उसके अगेंस्ट कोई जो पेनल्टी है, अगर वो अपनी डिस्चार्ज नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, डीवी एक्ट में 2 पेनल्टी बताई है और दोनों सेम है, 1 ईयर 20 के बोथ, यहां भी सेम है। इसके बाद आता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 34।
इसको कुछ याद रखने का एक तरीका है जो मैं समझता हूँ आपके साथ भी मैं उसको डिस्कस करूंगा। वो है कि जैसे सेक्शन 31 बात करता है, सेक्शन 31 पेनल्टी बता रहा है, सेक्शन 32 कॉग्निजेंस की बात कर रहा है इसी की। उसी तरीके से सेक्शन 33 पेनल्टी बता रहा है, सेक्शन 34 कॉग्निजेंस की बात कर रहा है। तो सेक्शन 34 क्या बात करेगा? कॉग्निजेंस, कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर नहीं। इसके नेचर की बात करता है। तो ये जो कमिट किया है प्रोटेक्शन ऑफिसर ने, क्या ये इसका नेचर कॉग्निजेबल है या फिर नहीं, इस चीज की बात करता है। तो इसका इसमें लिखा है कि कोई भी जो बेयर एक्ट में, इस सेक्शन को हम रीड करते हैं तो इसमें लिखा है नो प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर अनलेस अ कंप्लेंट इज फाइल्ड विद द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाफ। इसका मतलब है कि जैसे इसमें हमने देखा कि कॉग्निजेंस ले सकता था, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस था ये और नॉन बेलेबल, तो इसमें पुलिस क्या डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। पर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उसको कहीं ना कहीं एक प्रिविलेज है कि उसको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाए, इस वजह से उसको स्टेट गवर्नमेंट की उसमें परमिशन जरूरी की है। इसके अलावा उस पर डायरेक्टली कोई भी प्रोसिक्यूशन या फिर कंप्लेंट उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। इस चीज का इसमें 34 में बताया है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 बात करता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर जो है, इन्होंने अगर कोई गुड फेथ में कोई भी काम किया है तो उसके अगेंस्ट उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, उसके लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जैसे अगर कोई भी एग्रीव्ड वुमेन है, उसके साथ अगर जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाती है, सर्विस प्रोवाइडर के पास अगर जाती है तो उस केस में उनको तुरंत उस जगह पे पहुंचना होता है, वहां जाके डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट वो बनाते हैं। उसके अलावा वहीं पे उसको कोशिश करते हैं उसके घर वालों को समझा के या जो भी हो सकता है वहां पे उनको उस अकॉर्डिंग वो उस महिला को एक फर्स्ट एड की तरह रिलीफ प्रोवाइड करवाते हैं। तो उस केस में अगर वह कुछ ऐसा कर बैठे हैं जिससे कि कुछ एक तरीके से रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट अगर कुछ गलत हो जाता है उनसे गुड फेथ में, लेकिन तो उस केस में उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। सेक्शन 35 यह लाइबिलिटी से फ्री कर देता है। इसके बाद आता है सेक्शन 36। सेक्शन 36 यह बात करता है कि ये जो डीवी एक्ट है ये इट इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ और एक्ट। इसका मतलब है कि जो सेक्शन 36 इस एक्ट की एक नेचर की बात करता है कि सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग जो डीवी में जितने भी रिलीफ हैं वो हम अनदर एक्ट या फिर अनदर लॉ में कोई प्रोसीडिंग है या फिर उनमें कोई रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है तो उसके साथ साथ दिए जा सकते हैं, यह उनके डेरोगेशन में नहीं होंगे। अगर डीवी एक्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है या फिर कोई रिलीफ ग्रांट किया गया है, जैसे मेंटेनेंस या मॉनेटरी रिलीफ में कोई कुछ ग्रांट कर दिया गया है कुछ भी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस अदर लॉ में या फिर एक्ट में ग्रांट नहीं किया जा सकता। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं रेस जुडिकेटा और डबल जियोपार्डी। यानी डीवी एक्ट में भी आपको रिलीफ दिया जा सकता है, साथ में अगर कोई भी अनदर लॉ है या एक्ट है उसमें कोई प्रोसीडिंग चल रही है वहां भी आपको रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है। तो ये दोनों इस केस में इसको इंडेरोगेटरी नहीं बनाते। इसके बाद लास्ट आता है हमारा सेक्शन 37। सेक्शन 37 बात करता है पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मेकिंग रूल्स। इतना ही ध्यान रखिए बस, रूल मेकिंग पावर डीबी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये एक नंबर का क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में पूछा जाता है। डीबी में रूल मेकिंग पावर किसके पास होती है, वेदर टू द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस अकॉर्डिंग सिस्टम से होता है। चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है।
इसमें कुछ रह गया, वो है सेक्शन 26, 28 और 29 का थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो बताना है। अब उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 26, सेक्शन 26, सेक्शन 28 भी साथ में ही, और वो जो 29 का पोर्शन में बताने वाला था वो भी कहीं ना कहीं यहीं से डिराइव होता है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, उनको हम देखते हैं पहले। वो क्वेश्चंस, उनका जवाब निकालते निकालते हमको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि जो रिलीफ ग्रांट होते हैं इसमें, वो सिविल नेचर के हैं या क्रिमिनल नेचर के हैं डीवी एक्ट में। तो इसमें कुछ अलग अलग विद्वानों के बीच में मतभेद रहा। जैसे मद्रास हाई कोर्ट में भी दो जज आपस में इसके जस्टिस सुब्रमण्यम जी का मानना था कि ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल इन नेचर। जस्टिस सुब्रमण्यम कहां पे? मद्रास हाई कोर्ट। उनका मानना है कि इसका नेचर है क्रिमिनल नेचर, जबकि अनदर जो जजेस थे उनका मानना था यह सिविल नेचर का। सबने अपने अपने तर्क रखे कि क्यों ये क्रिमिनल नेचर का है, क्यों सिविल नेचर का है। जो जजेस का मानना था कि ये सिविल नेचर का है, उन्होंने एक केस रेफर किया सुप्रीम कोर्ट का, और उनका मानना था कि जब सुब्रमण्यम जी, जस्टिस सुब्रमण्यम जब डिसाइड कर रहे थे इसका नेचर, तो उनके सामने वह केस लॉ नहीं रखा गया होगा, संभवतः इस वजह से उन्होंने इसको क्रिमिनल नेचर माना है। अब बात आती है सिविल नेचर का, जो इसका जजमेंट इन्होंने दिया मद्रास हाई कोर्ट ने, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक इसमें जजमेंट रेफर किया। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन्होंने रेफर किया, इनका मानना था कि इसका सिविल नेचर होने की वजह से ही कहीं ना कहीं 227 में इसकी बात आती है इसकी ट्रांसफर की। ट्रांसफर कहां से? अगर क्रिमिनल कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको ट्रांसफर किया जा सकता है फैमिली कोर्ट में भी और सिविल कोर्ट में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्या पर्टिकुलर केस को सिविल कोर्ट में या फिर फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये जो ट्रांसफर फैमिली कोर्ट और सिविल कोर्ट में, ये सिर्फ उसकी कंसेंट से किया जा सकता है। किसकी? एग्रीव्ड पर्सन की। ऐसा क्यों? कंसेंट ऑफ 2A। ऐसा इसलिए कि उसने, जो एग्रीव्ड पर्सन है, उसने अगर वो क्रिमिनल कोर्ट में उस पर्टिकुलर मैटर को लेके गई है तो कहीं ना कहीं उसको डाइल्यूट ना हो, इस वजह से इसमें कंसेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो ट्रांसफर करता है, ये कौन करता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 227 को इन्वोक करके ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको यूज करके कोर्ट के पास पावर है, वो ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड। हमने देखा था सेक्शन 28 में, जो इसमें बेर एक्ट में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 12, सेक्शन 18 to 22 और सेक्शन 31, इसमें जो फॉलो होगा वो प्रोसीजर सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो होता है। इसकी प्रोसीडिंग्स अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी चलेंगी। अब बात आती है, जब अकॉर्डिंग टू अगर सीआरपीसी इसकी प्रोसीडिंग चलेगी तो क्या इसमें सेक्शन 468 जो लिमिटेशन प्रेस्क्राइब करता है, वो उसकी एप्लीकेशन के बारे में इसमें बात आती है कि क्या सेक्शन 468 इसमें अप्लाई है। सेक्शन 468, अब जैसे अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। सेक्शन 31 इसका बता रखा है अपन को पनिशमेंट 1 ईयर। 1 ईयर इसका प्रेस्क्राइब किया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू 468 1 साल इसकी लिमिटेशन होगी। 1 साल के अंदर इसको फाइल करना जरूर है। इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, कामाक्षी वर्सेस लक्ष्मी नारायण।
इस केस में इस चीज को क्लियर किया गया कि ये जो सारा पोर्शन है इट इज नॉट अप्लाई। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कामाची वर्सेस लक्ष्मी नारायण केस में, लक्ष्मी नारायण इस केस में, ये कब का केस है, लेटेस्ट केस है 2022 का, अप्रैल 2022 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो 468 है सीआरपीसी का, उसमें जो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। यानी डीवी एक्ट में और किसी भी तरीके की कोई अगर लिमिटेशन है तो उस चीज को मानने से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इसमें कोई भी लिमिटेशन पीरियड ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। तो कुछ बातें हमने अभी देखी, उसमें था एक तो सेक्शन इसका प्रीवियस पेज पे जाके देखते हैं क्या, हाँ 468 के बारे में। तो इसमें हमने एक डिस्कस किया कि ये जो 28 का मैं आपको बताने वाला था, इसमें बस यही चीज है मेनली कि किस तरीके से है। और मैंने आपको 26, 28 और ये जो अपना सेक्शन 29 है, इसको एक साथ रखने के पीछे मेन जो मकसद था वो यही था कि इसको पहले इसका नेचर के बारे में जानना कि ये सिविल नेचर की प्रोसीडिंग्स है या क्रिमिनल नेचर की प्रोसीडिंग्स है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है कि क्या जो प्रोसीडिंग्स इसमें चलती हैं डीवी एक्ट में, तो इनके अगेंस्ट सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी इसको इन्वोक किया जा सकता है क्या? तो इसका आंसर भी मद्रास हाईकोर्ट ने दिया। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का इस पे कोई ऐसा जजमेंट है नहीं, पर मद्रास हाईकोर्ट ने जो इसमें तर्क रखा उसको भी हम देख सकते हैं और देखना चाहिए। तो मद्रास हाईकोर्ट का ये मानना था कि हालांकि इसमें जो रिलीफ ग्रांट किए जाते हैं वो सिविल नेचर के हैं, बावजूद इसके जो 482 में हम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है, नहीं कोर्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। 482 क्या कहता है कि कोई भी अगर प्रोसीडिंग को फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज ऑफ द प्रोसेस, इसके अलावा फॉर एंड सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, ये कुछ दो पॉइंट हैं, इनके अकॉर्डिंग हम इसको हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जब हम इसमें क्लियरली 482 में लिखा है ये बात कि प्रिवेंशन ऑफ abuse of process to prevent abuse of process, हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अब 28 से इसको तुरंत कनेक्ट करो। 28 कहता है कि जो डीवी एक्ट है उसमें सीआरपीसी फॉलो होगी। जब 28 ने क्लियर कर दिया इसमें सीआरपीसी फॉलो होगी, सीआरपीसी की प्रोसेस फॉलो होगी, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का अब्यूज ना हो, इस वजह से 482 में अप्रोच किया जा सकता है। मतलब एग्रीव्ड पर्सन ने 2A ने कोई भी क्लेम मांगा है, किसके अगेंस्ट? एग्रीव्ड पर्सन ने रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट, तो किसके पास पावर एक राइट आ गया? 2Q यानी रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट क्या कर सकता है? रेस्पोंडेंट अप्रोच कर सकता है हाई कोर्ट को अंडर सेक्शन 480। गॉट इट? इसका मतलब यह हालांकि सिविल नेचर की है, उसके बावजूद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो सीआरपीसी है, उसका 482 सेक्शन इन्वोक किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हमारा सेक्शन 29 का। सेक्शन 29 बात करता है अपील्स हमने अभी देखा। इस चीज को अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको अब रखने के पीछे जो मकसद था वह यही था कि अब तक हम ये बात तो समझ चुके हैं कि जो प्रोसेस है वो सीआरपीसी की फॉलो हो रही है, तो फर्दर अपील के बाद हमारे पास क्या कोई रेमेडी है?
अब डीवी तो कोई प्रेस्क्राइब करता नहीं है, वो तो सिर्फ अपील तक की बात करता है। तो अब हमारे पास क्लियर हो गया है कि हमारे पास रिवीजन का अवेलेबल रिवीजन अंडर सेक्शन 397 और 401, तो हम रिवीजन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी जाया जा सकता है, रिट जुरिडिक्शन 32 और 226, ये भी एक अवेलेबल रेमेडी है, रिलीफ। तो इसी के साथ हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ अच्छे से हमने देखा विद केस लॉ। इसके अलावा एक पॉइंट जो हमने छोड़ा हुआ था सेक्शन 2F में, 2Q, रेस्पोंडेंट में ही हमने वो चीज छोड़ी हुई थी। रेस्पोंडेंट की जो डेफिनेशन थी एडल्ट मेल, उसमें इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बेयर एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेस्पोंडेंट कौन हो सकता है, सिर्फ एडल्ट मेल हो सकता है।